मैंने यहाँ पर छोटा सा लाइन एलिमेंट लिया, इससे कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाला फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, ये निकल के आई। फिर मैं क्या करूंगा, एक और छोटा सा यहाँ पर डेल्टा एल लूंगा, फिर उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर यहाँ पर छोटा सा डेल्टा एल लूंगा, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर यहाँ पर छोटा सा डेल्टा एल लूंगा, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर यहाँ पर छोटा सा डेल्टा एल लूंगा, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर यहाँ पर छोटा सा डेल्टा एल लूंगा, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर यहाँ पर छोटा सा डेल्टा एल लूंगा, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, और पूरे वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सारे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रखे हैं ड्यू टू दीज स्मॉल करंट एलिमेंट, उन सबको ऐड कर दूंगा। क्या ये जो मैं यहां बोल रहा हूं, क्या ये बहुत आसान तरीका है या फिर मुश्किल होगी हमको ऐसा करने में? ऐसा करने में हमको बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज यहां पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्या आएंगे, ये छोटे छोटे एलिमेंट आएंगे। अब इसी को करने का जो मैथमेटिकल तरीका होता है या मैथमेटिकल टूल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता, हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 60, और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और ये हम निकालेंगे बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से। बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं यहां पर रिकैप कर लेता हूं, थोड़ा सा आपका दिमाग खुल जाए। तो क्या होता है बायोट-सावर्ट लॉ? अगर मेरे पास इस तरह से एक करंट कैरिंग वायर है, एक आर्बिट्री शेप का, माना इसमें एक आई करंट फ्लो कर रही है। अगर मैं इस करंट कैरिंग वायर में एक छोटा सा करंट एलिमेंट डेल्टा एल लेता हूं, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट at a point P which is at a distance R from it is equal to क्या होता है मेरे पास, dB इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां म्यू नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं क्या, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। और इस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, हमने कल पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। और जो यहां पर थीटा है, ये क्या है, एंगल बिटवीन दिस डेल्टा एल एंड दिस आर वेक्टर, और वी कैन से दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर। क्लियर है बात? तो ये क्या था, हमारा बायोट-सावर्ट लॉ था। आज हमें क्या करना है, इसी लॉ की हेल्प से एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उससे आर डिस्टेंस पर या उससे कुछ डिस्टेंस पर, वो हमें फाइंड करना है। तो फटाफट क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आप हिंट डालो क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। उसके नीचे ऐसे लिख के चलना कि लेट अस अज्यूम वी हैव ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ए बी। मान लिया मेरे पास एक वायर है, इस वायर का एक एंड ए है और एक एंड बी है। मैं इस वायर के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले रहा हूं, ओ ले रहा हूं, तो दिस इज पॉइंट ओ, और अज्यूम किया कि इस पॉइंट ओ से ए डिस्टेंस पर मेरे पास एक पॉइंट क्या है, मेरे पास P है, जो कि ये P पॉइंट O से कितनी डिस्टेंस पर है, A डिस्टेंस पर है। और इस P पॉइंट में मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर इसमें करंट कुछ I इस तरह से क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो ये क्या है, मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जहां से A डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पर ये एंगल कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का है। यानी जो A है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस वायर एंड दिस पॉइंट P। कैसे निकालेंगे, मैंने जैसे बोला बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से निकालेंगे। अब बायोट-सावर्ट लॉ तो किसके बारे में बताता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन एलिमेंट डेल्टा एल के बारे में बताता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वायर में किसी एक जगह पर एक मैं छोटा सा लाइन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, करंट एलिमेंट डेल्टा एल ले लिया। और डेल्टा एल की डायरेक्शन कहां की ओर होती है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, डेल्टा एल वेक्टर की भी होती है। तो ये क्या है, यहां पर मैंने छोटा सा कह लिया, एक लाइन एलिमेंट ले लिया, और मान लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस, ठीक है, इस करंट एलिमेंट से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस मैंने कितना बोल दिया, R बोल दिया। अब इस DL के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई, dB होगा। बताता है इस dB की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये एंगल थीटा है, थीटा इज एंगल बिटवीन DL एंड दिस R वेक्टर, देन वैल्यू ऑफ दिस dB या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB ड्यू टू करंट एलिमेंट विल बी इक्वल टू फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना आ जाएगा, IDL साइन थीटा अपॉन में कितना आया,
आर स्क्वायर आ गया। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब जरा समझना, हमें निकालना तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल वायर, लेकिन मैंने निकाला क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। अब अगर मैं क्या करूं, एक करंट एलिमेंट यहां पर ले लूं इतना ही लंबा, फिर उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूं, फिर एक यहां पर ले लूं उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूं। कहना क्या चाह रहा हूं, इस तरह से कहना चाह रहा हूं, यहां बना रहा हूं, देखो जरा समझो, फिर मिटा दूंगा, इसको बनाना नहीं है, ठीक है, समझना है। ये ए है, ये मेरे पास क्या है, बी है, और यहां से यहां तक डिस्टेंस ये मेरे पास दिख रहा है आपको, ये मेरे पास क्या है, ए है, और ये डिस्टेंस कितनी है भाई, यहां पर स्मॉल ए है, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैंने यहाँ पर छोटा सा लाइन एलिमेंट लिया, इससे कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाला फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, ये निकल के आई। फिर मैं क्या करूंगा, एक और छोटा सा यहाँ पर डेल्टा एल लूंगा, फिर उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर यहाँ पर छोटा सा डेल्टा एल लूंगा, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर यहाँ पर छोटा सा डेल्टा एल लूंगा, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर यहाँ पर छोटा सा डेल्टा एल लूंगा, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर यहाँ पर छोटा सा डेल्टा एल लूंगा, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, फिर यहाँ पर छोटा सा डेल्टा एल लूंगा, उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, और पूरे वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सारे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रखे हैं ड्यू टू दीज स्मॉल करंट एलिमेंट, उन सबको ऐड कर दूंगा। क्या ये जो मैं यहां बोल रहा हूं, क्या ये बहुत आसान तरीका है या फिर मुश्किल होगी हमको ऐसा करने में? ऐसा करने में हमको बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज यहां पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्या आएंगे, ये छोटे छोटे एलिमेंट आएंगे। अब इसी को करने का जो मैथमेटिकल तरीका होता है या मैथमेटिकल टूल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये सब न करके मैं क्या कर दूंगा, सिंपल, अगर मैं इस पूरे वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, जोड़ना, यानी जितने भी यहां पर डीबी होंगे उन सबको जोड़ना ही क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कहलाएगा। तो यहां पर नेक्स्ट लाइन में लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल वायर विल बी इक्वल टू, विल बी कितना आ जाएगा बताओ, विल बी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, सॉरी क्या बोलेंगे, अंडर रूट बोल रहा हूं, क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी बोलेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डीबी का मतलब सारे डीबी को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब डीबी की वैल्यू ये दे रखी है, यहां पर रख देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एंड ड्यू टू दिस वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आया, 4 पाई आर आई डी एल साइन थीटा, और अपॉन में कितना आ गया भाई, आर स्क्वायर आ गया। और हम कुछ चीज क्या कर सकते हैं, यहां पर देखो म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन कितना आया, 4 पाई इंटीग्रेशन, यहां क्या बचा, आई तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, डीएल। देखो डीएल क्या है, वेरिएबल है, तो डीएल लिख दिया मैंने यहां पर, एंड दिस इज साइन थीटा। ये एंगल भी क्या है, वेरिएबल है, ये वाला, ये एंगल जैसे ऊपर को जाऊंगा क्या होगा, ये एंगल चेंज होगा, नीचे को आऊंगा तब भी एंगल क्या होगा, चेंज होगा, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन इस करंट एलिमेंट एंड पॉइंट पी, तो ऊपर नीचे जाने में ये आर भी क्या होगा, चेंज होगा। ये तीनों क्या है, वेरिएबल है, डीएल भी, थीटा भी और आर भी, इसलिए मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकता हूं। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया, बी निकल के आया। सो इट इज इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दो भाई, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। क्या ये इंटीग्रेशन को अभी सॉल्व कर सकते हो? देखो इंटीग्रेशन सॉल्व कब होता है, जब ऐसा कुछ होता है कि अंदर कोई एफ हो और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। लेकिन भाई यहां पर मेरा डीएल भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों वेरिएबल को एक वेरिएबल के टर्म में लिखना पड़ेगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकूं। नाउ नेक्स्ट एम क्या है मेरा, कि ये डीएल साइन थीटा और आर स्क्वायर तीनों को एक वेरिएबल के टर्म में लिखना, ताकि इंटीग्रेशन क्या हो जाए, हमारा सॉल्व हो जाए। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं इससे मिटा के चलते हैं और इसे ये नहीं बनाना, ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। अब यहां पर इन सबको एक वेरिएबल के टर्म में लिखने के लिए मैं यहां पर एक एंगल डिफाइन कर रहा हूं, लेट अस से दिस एंगल इज फाई। ये एंगल क्या बोल दिया मैंने, फाई बोल दिया, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, देखो ये ओ पी और ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोल दो, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, एम बोल दो, क्या बोल दो, एम। जो मेरे पास ट्रायंगल ओ पी एम है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो देखो इन ट्रायंगल ओ पी एम, देखो ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा प्लस फाई
प्लस 90 इक्वल टू कितना आ गया 180 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास थीटा इक्वल टू कितना आया 180 माइनस का 90 माइनस का 5 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास थीटा इक्वल टू आया कितना 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90 माइनस 5 आ गया। तो थीटा इक्वल टू कितना आया 90 माइनस 5। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस 5 लिख सकता हूँ। और साइन 90 माइनस 5 क्या होता है भाई, साइन 90 माइनस, अगर यहाँ 90 है तो फंक्शन में चेंज जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। 90 माइनस है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो कैसा आएगा पॉजिटिव होता है साइन वहां पर, तो क्या आ जाएगा cos 5 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया cos 5 आ गया। तो ये साइन थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं cos 5 लिख सकता हूं। भाई इसका काम तो हो गया। अब बारी किसकी है डीएल की। देखो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस O पॉइंट से लेकर ये जो हमने लाइन करंट एलिमेंट दे रखा है, ये डिस्टेंस यहां से आते कितनी है भाई L है। डिस्टेंस फ्रॉम O टू M इज इक्वल टू L। ठीक है, अगेन इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये क्या है, इस फाई के लिए बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये चीज क्या है हाइपोटेनियस। किस में देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल POM में देखना है। तो अगर इसको मैं थीटा लूं या फिर इसको मैं एंगल लूं तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या बचा मेरा बेस बचा। तो ये मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो बचा हुआ क्या हो गया ये हाइपोटेनियस। अगर मैं इसमें क्या लगाता हूं tan phi लगाता हूं, तो सिंस व्हाट वी हैव tan phi इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास L है और बेस कितना है मेरे पास A है जो कि कांस्टेंट है। तो यहां से L इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास A tan phi आ गया। मुझे चाहिए क्या, मुझे DL चाहिए। DL करने के लिए क्या कर दूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड DL इक्वल टू कितना आ गया A तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, किसका होगा tan थीटा का होगा, सॉरी tan phi का होगा। tan phi क्या होता है sec स्क्वायर फाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर sec स्क्वायर फाई आ जाएगा। फिर किसका होगा फाई का होगा, तो फाई का कितना आ गया d फाई आ गया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस dl को भी फाई के टर्म में लिख दिया। अब बारी किसकी है भाई r की है। तो r को तो आप आसानी से लिख ही सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, ये r आना चाहिए, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या tan phi लगा दो। तो tan phi इक्वल टू क्या होता है, या फिर cos phi लगाना पड़ेगा ताकि बेस अपॉन क्या आ जाए हाइपोटेनस आ जाए। ठीक है, तो लगाओ भाई। सेम ट्रायंगल में हमें क्या लगाना है cos phi लगाना है। cos phi इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। नाउ सिंस वी नो दैट cos phi इन दिस सेम ट्रायंगल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है इसका A है, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास R है। तो यहां से मेरे पास R इक्वल टू कितना आ गया A अपॉन cos phi आ गया, और 1 अपॉन cos phi क्या होता है sec phi होता है। तो ये R इक्वल टू कितना आ गया A इंटू sec phi आ गया। अब आप यहां पर देख पा रहे हो मेरे पास एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है, एक डब्बा ये है। तीनों डब्बों में मैंने क्या किया साइन थीटा को फाई के टर्म में लिख दिया, DL को भी फाई के टर्म में लिख दिया, और यहां पर R को भी फाई के टर्म में लिख दिया। यानी अब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकता हूं। तो एक काम करो, इन तीनों की वैल्यू उठाओ, इस इंटीग्रेशन में पुट कर दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी मेरे पास b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आया 4 पाई आ गया, एंड इंटीग्रेशन DL के जो क्या पुट कर दूंगा a sec स्क्वायर फाई d फाई, और साइन थीटा के जो क्या आ जाएगा cos फाई आ जाएगा, तो रख देंगे cos फाई, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास r स्क्वायर है ना, देखो इधर r स्क्वायर है, तो इस पूरे का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा ये a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई आ गया। ठीक है, कुछ चीजें देखते ही उड़ जा रही है, sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई उड़ जाएगा, एक a से यहाँ एक a उड़ जाएगा। अब a कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये फाई वेरी कहां से कहां तक कर रहा है। ये एक फाइनाइट लेंथ का क्या है मेरे पास वायर है। अब ये जो मेरे पास फाई यहां पर लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं से वेरी कर रहा होगा, इसकी कुछ ना कुछ एक मिनिमम वैल्यू होगी और कुछ ना कुछ एक इसकी क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वो मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करेगा। अब हमको ये देखना है यहां पर इस डायग्राम में कि ये फाई वेरी कहां से कहां तक कर रहा है। देखो फाई यहां से नीचे को आएगा, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो यहां से ऐसे ऊपर की ओर आएगा। तो फाई की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये हो सकती है। तो दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फाई, लेट अस से दिस वन इज अवर फाई 1, इसे मैंने क्या बोल दिया फाई 1 बोल दिया। इस फाई की मैक्सिमम वैल्यू तो ऐसे मेजर होगी वो, और वो क्या हो सकती है ये हो सकती है। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
फाई, लेट अस से दिस वन इज फाई 2। तो जो मेरा फाई है वो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, फाई 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई, फाई 2 है। लेकिन यहां पर साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो मेरे पास फाई 1 है ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा ये माइनस फाई 1, और जो मेरे पास फाई 2 है वो कहां की ओर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कैसा आएगा, प्लस का फाई 2। इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव को, जरा समझना। अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज अवर जेड एक्सेस और मैं अज्यूम करूं कि ये मेरा क्या है, ओरिजिन है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस जेड एक्सेस, और ये क्या हो जाएगा यहां को ऊपर की ओर प्लस जेड एक्सेस, होगा नहीं होगा। अगर मैं यहां से क्या निकालूं, टेन फाई निकालूं, क्या निकालूं, देखो टेन फाई कहां की ओर होगा, नीचे की ओर। अगर मैं इसमें टेन फाई निकालूंगा तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो जब मैं यहां से नीचे की ओर आऊंगा तो क्या आएगा, ये माइनस आएगा, अगर मैं साइन के साथ देखूं तो माइनस का एल अपॉन ए आएगा, ठीक है। तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स माइनस का एल अपॉन ए, और टेन इनवर्स माइनस, और दिख रहा है आपको ये टेन इनवर्स, ये मेरे पास क्या आया, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस का एल अपॉन ए आया, तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का टेन इनवर्स एल अपॉन ए आ गया। यानी जो मैं एंगल ऐसे नीचे की ओर लूंगा वो कैसा आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। अगर मैं ये एंगल ऊपर की ओर लूंगा फाई, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में जो मेरा फाई है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस का फाई 1 है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, प्लस का फाई 2 है। तो मेरा फाई कहां से कहां वेरी कर रहा है, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है, और ये एक जनरल केस है, अभी हम स्पेशल केस भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये मेरे पास क्या है यहां, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये a बाहर आ जाएगा, अपॉन में कितना आया 4 पाई a, इंटीग्रेशन माइनस का फाई 1 से लेकर कहां तक, फाई 2 तक, और ये क्या आया, कॉस फाई डी फाई आ गया ऊपर, कॉस फाई इंटू कितना आया, डी फाई आ गया। अब कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन फाई होता है, तो b इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, एंड दिस इज कितना आ गया, ये साइन फाई आ गया, एंड लिमिट माइनस का फाई 1 से कहां तक, प्लस के फाई 2 तक। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, b इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आ गया, 4 पाई a आ गया, और इनटू में आ गया कितना, साइन फाई 2, फिर माइनस साइन कितना आ जाएगा, ये साइन माइनस का फाई 1 आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। तो b इक्वल टू कितना आया यहां से, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आया, 4 पाई a आ गया, एंड दिस वन इज साइन फाई 2, साइन माइनस फाई क्या होता है, माइनस का साइन फाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज फाई 1, साइन फाई 1, ठीक है। तो ये क्या निकला मेरा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अवर लॉन्ग स्ट्रेट वायर आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एमसीक्यू में भी पूछ लेगा, और साथ ही साथ आपसे कहां पूछ सकता है, डिराइव करने के लिए भी पूछ सकता है। तो ये क्या है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो अभी हमने क्या किया, डिराइव किया। और यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जो ये a मैंने यहां पर लिखा है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है फ्रॉम द वायर। कौन सा डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये अपने दिमाग में रखे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब यहां पर क्या है भाई, कुछ स्पेशल केस है, तो इन डालो कैसे, स्पेशल केस, या फिर केस 1 लिख के चलते हैं सीधे सीधे। केस फर्स्ट, देखो केस फर्स्ट में ये बोल रहा हूं, अभी तक मेरा वायर कैसा था, लॉन्ग था, लेकिन उसकी लेंथ क्या थी, फाइनाइट थी। मुझे पता था कि उसका ए एंड कहां है और बी एंड कहां है, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, वायर कैसा है मेरे पास, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जो वायर है वो कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होने में न तो मेरा आई चेंज होगा और ना ही ए चेंज होगा, चेंज क्या होंगे, फाई 1 और फाई 2 चेंज होंगे। तो अगर मेरा वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, जरा समझना, माना अगर मेरा वायर कितना है, इतना लंबा है, और यहां से मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये मेरे पास क्या होगा, फाई 2, ये क्या होगा, फाई 1, तो दिस वन इज, दिख रहा है आपको, फाई 2, ये क्या हो जाएगा, फाई 1, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया ना, देखो समझाने के लिए कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इस लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, लेंथ को मैंने इतना कर दिया, जैसे ही लेंथ को इतना करूंगा, ए तो उतना ही रहा अब भी, तो क्या हुआ, ये मेरे पास क्या हो गया, फाई 2, ये क्या हो गया मेरा, फाई 1, तो ये क्या हो गया मेरा, फाई 2, ये क्या हो गया, फाई 1, क्या हो रहा है, फाई 1 फाई 2 इंक्रीज हो रहा है। मैंने लेंथ को और बढ़ाया, लेंथ को मैंने और बढ़ाया, तो देखो, और ये ए उतना ही रहा, ये मेरे पास क्या हो गया,
phi2, ये क्या हो गया मेरा phi1, तो दिस वन इज अवर phi2, दिस वन इज अवर phi1। और मैंने और बढ़ा दिया इसको भाई, और लंबा कर दिया, इतना कहीं लंबा हो गया, थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ इसको मैं। ये मेरे पास क्या है, ये पॉइंट ए है, सॉरी लेंथ ए है जो कि सेम है, तो ये मेरे पास क्या हो गया phi2, ये क्या हो गया मेरा phi1। अब देखो अगर मैं इस लेंथ को बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, आपको फील हो रहा होगा, देखो ये जो मेरे पास phi1 phi2 वाला एंगल है, ये कैसे चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जैसे जैसे वायर की लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वायर की लेंथ बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी ये लाइन इस लाइन को कहां पर टच करेगी, इन्फिनिटी पर। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इन्फिनिटी पर टच कर रही हैं तो दोनों एक दूसरे कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी इफ वायर इज इनफाइनाइटली लेंथ, इनफाइनाइटली लॉन्ग, अगर वायर की लेंथ कैसी हो, इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट वायर को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और ये यहां से r डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं यहां से क्या करूंगा, phi1 को ड्रॉ करूंगा, मुझे क्या करना है, इसको टच करना है। अब इन्फिनिटी पर है तो इसे तो यहां पर टच करेगा नहीं, कहां करेगा, इन्फिनिटी पर करेगा, तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल। और नीचे को भी सेम वैसे होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, ये भी कितना हो जाएगा 90। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जो phi1 होगा वो भी 90 डिग्री होगा और जो phi2 होगा वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। और ये डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो कहीं अगल बगल। तो इसके लिए हम क्या मॉडिफिकेशन आ जाएगा, इसमें कुछ इक्वेशन नंबर का नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो। तो ये इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। क्या आ जाएगा आंसर बताइए, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर केस 1 के लिए, केस 1 के लिए मेरे पास क्या है, phi1 इक्वल टू phi2 इक्वल टू 90 है। तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A इंटू में कितना आ गया, साइन 90 प्लस का साइन 90 आ गया। साइन 90 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है भाई, कितनी होती है, 1 होती है। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट 2I अपॉन 4 पाई A आ गया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद करना, इस 2 से 4 को मत काटना। क्यों मत काटना, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू मुझे सीधे पता होती है, 10 टू दी पावर -7 होती है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो अगर ये वैल्यू मुझे सीधे पता है तो न्यूमेरिकल में आसानी होगी। अगर 2 से काट देते हो, हाँ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में हो सकता है 2 से काट के दिया हो तो, और ये फॉर्मूला क्या हो सकता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, ऐसा आपको लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि उसने 2 से 4 को काट दिया 2 बार। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है नहीं। तो बोथ आर इंपोर्टेंट, दोनों सेम ही है, बस क्या है ऊपर 2 नहीं काट रखा है, नीचे 2 काट दिया। क्लियर बात, ओके। तो ये तो किसके लिए हो गया, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए हो गया। अब मेरा अगर वायर कैसे हो, सेमी इनफाइनाइट हो, केस सेकंड में देखो, इफ वायर इज सेमी इनफाइनाइट, इफ वायर इज सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है भाई, सेमी इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि उसका एक एंड तो मुझे पता है कि भाई यहां पर है और दूसरा एंड कहां है, इन्फिनिटी पर है। मान लिया ये एंड मेरे को पता है, ये मेरे पास क्या है, उसका एंड ए है, या फिर एंड ओ बोल दो इसको, और दूसरा एंड मुझे पता नहीं है कहां है, वो इन्फिनिटी पर है। आपको भी दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बताओ भाई, मुझे यहां से मान लिया इसके इस एंड से, जो एंड मुझे पता है, यहां से ए डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो ए के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 एंगल, यानी phi2 इक्वल टू कितना है मेरे पास, 0 है। और phi1 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये phi1 है जो किसके बराबर, 90 के बराबर है। तो phi1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, phi2 0 हो गया तो ये तो 0 हो जाएगा, phi1 90 तो ये 1 हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना आ गया इस केस के लिए, b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। अगर मेरे पास सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A के बराबर होता है। जो A है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स वन एंड एंड पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात, ओके। इतनी बात क्लियर है। एक चीज और आती है, एक स्पेशल केस आता है यहां पर, जहां पर बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता रहता है। तो और वो चीज क्या है जरा समझेंगे, देखो जरा। केस 3 बोलते हैं उसको हम।
केस थर्ड, ठीक है। तो केस थर्ड में अगर मेरे पास ये एक फाइनाइट वायर है, ठीक है, या फिर हाँ ऐसे बना दो, ये मेरे पास ए बी वायर है, ठीक, और मुझे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके एक्सेस पर इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा बताओ कितना होगा। देखो जरा समझो, अगर ऐसे इसमें करंट फ्लो कर रही है इन दिस डायरेक्शन और मैंने छोटा सा लाइन एलिमेंट ले लिया डीएल यहां पर, तो डीएल कहां की ओर होगा, करंट के डायरेक्शन में, तो ये मेरे पास क्या है डीएल है, और इस डीएल से आर डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी भाई, आर वेक्टर होगी, और इस केस में जो डीएल है वो क्या है, पैरेलल टू आर है, यानी थीटा इक्वल टू कितना है इस केस में 0 डिग्री है या नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ डीबी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, यानी साइन 0 अपॉन में कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, साइन 0 0, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0 हो गया। अगर इस लाइन एलिमेंट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो जितने भी लाइन एलिमेंट नहीं करंट एलिमेंट, ठीक है, ये इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूं क्योंकि मेरी आदत है डीएल को लाइन एलिमेंट कहने की, लेकिन इस केस में उसका नाम क्या है, करंट एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मेरे पास जितने भी डीएल इसमें वायर में बनाऊंगा उन सब के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 0 आएगा, इसका मतलब इस वायर के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन द एक्सेस ऑफ वायर कितना होता है 0 होता है। ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है भाई, ठीक है, कभी कभी एमसीक्यू में ये सीधे आ जाएगा और आपको लगेगा ये भाई मैं क्या ही कैलकुलेशन कर लूं, इतनी लंबी कैलकुलेशन कैसे होगी, मुझे उसके एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, बल्कि उसका आंसर बड़ा सिंपल कितना होगा 0 होगा। क्लियर है बात इतनी। तो ये क्या हो गया हमारा केस थर्ड हो गया, क्लियर, ओके ना। अब इन डालो क्या केस फोर्थ। केस फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे कि अगर वायर मेरा फाइनाइट है और हमें वायर के सेंटर से ए डिस्टेंस पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या कहना चाह रहा हूं देखो, केस 4 लिखो। केस फोर्थ में हम देखेंगे कि ये मेरे पास वायर है इस तरह से, और माना इस पूरे वायर की लेंथ यहां से यहां तक कितनी है भाई एल है, ठीक है, कैपिटल एल बोल दिया मैंने, और ये क्या है इसका सेंटर है वायर का। इस केस में जब यहां पर लिया था हमने एक जनरल पॉइंट लिया था, कहीं पर भी उसके बीच में कहीं पर भी हो सकता पॉइंट, लेकिन इस केस में कहां पर वो सेंटर पर है, और यहां से ए डिस्टेंस पर अगर ये सेंटर पर है तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा L/2, ये भी कितना हो जाएगा यहां से यहां तक L/2, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा मुझे निकालना है। देखो इस केस में φ1 और φ2 दोनों क्या होंगे भाई बराबर होंगे। ये मेरे पास क्या है φ2, ये मेरे पास क्या है φ1, दोनों की वैल्यू क्या होगी बराबर होगी। अगर दोनों की वैल्यू बराबर होगी इस केस में क्या होगा φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ होगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b इक्वल टू कितना आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a 2 साइन फाई आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 साइन फाई। अब देखो अगर मैं ऐसा साइन फाई निकालूं, φ2 इक्वल टू कितना है मेरे पास फाई है, और ये मेरे पास यहां से यहां तक कितना है ये a है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं साइन फाई निकालूंगा तो b इक्वल टू कितना आया म्यू नॉट, i मैंने गायब कर दिया इधर से, i भी होगा, अपॉन में कितना आ गया 4 पाई a और इनटू में 2 साइन फाई। साइन फाई का मतलब लंब बट्टे कर्ण, यानी कितना आएगा L/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस कितना आ गया ये L/2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो एक काम करो, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू कितना आया म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a आ गया, और इनटू में ये l आ गया, और अंडर रूट के अंदर ये आ गया मेरे पास कितना a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 4 आ गया। थोड़ा सॉल्व करेंगे वरना यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आ गया मेरे पास क्या b इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a हो जाएगा। यहाँ 4 एलसीएम लिया, 4 इस रूट से बाहर निकल के ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ऊपर 2l अंडर रूट ऑफ 4 a स्क्वायर प्लस कितना आया l स्क्वायर, और इससे आप 2 बार ऐसे काट भी सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास आ गया क्या b इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन में कितना आया 2 पाई a अंडर रूट ऑफ दिस इज 4a स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। कभी कभी इस फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है कि भाई इस चीज को क्या करो आप डिराइव करो, और आप क्या कर लोगे इसे आसानी से डिराइव कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा केस नंबर 4 हो गया। इतनी बात क्लियर है, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे से कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने
इस लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसकी डायरेक्शन कहां की ओर होगी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हमने वो कल क्या कर रखा है, बायोट-सैवर्ट लॉ के लॉ पढ़ते समय डिस्कस कर रखा है। तो ऐसे हेड डालेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे जरा समझो। अगेन राइट हैंड रूल का यूज करेंगे हम, राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। ये इसमें करने जा रही है कितनी, आई, यहां से ए डिस्टेंस पर इस पॉइंट पी पर मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में थंब को लगाओगे, कर दिया थंब उधर की ओर, और जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है वहां की ओर उंगलियों को खोलोगे, खोल दी, खुल के इधर की ओर, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फिर क्या करो, कर्ल करो, और जिस डायरेक्शन में उंगलियां कर्ल होंगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी, यानी कहां की ओर, अंदर की ओर। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं, लेट अस से दिस पॉइंट इज क्यू, और इस पॉइंट में मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करना है, पहले इस अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करना है, कर दो भाई, कर दिया हमने। फिर क्या करना है, उंगलियों को वहां की ओर खोलना है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, खोल दी इस तरह से। फिर क्या करेंगे, उंगली को कर्ल करेंगे, और जहां की ओर कर्ल होंगी उंगलियां वही क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कहां की ओर, ऐसे बाहर की ओर। तो क्या आएगा, यहां पर ऐसे डॉट आएगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, अंदर की ओर, और यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर है, बाहर की ओर। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई इस पॉइंट पर कहां की ओर होगा, ये मेरे पास वायर है, इस वायर से इस पॉइंट पर, यहां पर आप इसके ठीक सामने यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर, क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में अंगूठा करोगे, कर दिया हमने अंगूठा, और जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां की उंगली को खोल दो, ये उंगलियां खोल दी मैंने। फिर क्या करेगा, उंगलियों को कर्ल करोगे, कर दी कर्ल, यानी कहां की ओर हो रही, इधर की ओर कर्ल हो रही है, यानी इसके ठीक सामने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, ऐसे होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है, अब उसको बनाओ कैसे, फिर मैं यहां पर तो बना नहीं सकता ना, तो इसको ऐसे रहने दो, यानी यहां पर ऐसे होगा, पीछे कैसे होगा, ऐसे होगा। तेरे बाद तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, या फिर किसी भी वायर के कारण। ठीक, चाहे वो ऐसे सर्कुल के फॉर्म में हो, ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, इसका यूज करेंगे। अपने राइट हैंड का डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निकल के आ जाएगी। एक रूल याद कर लो, कंफ्यूजन के लिए बहुत से रूल याद करने की जरूरत नहीं है, एक रूल याद कर लो भाई, राइट हैंड स्क्रू रूल, उससे क्या हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए। क्लियर, अगर फोर्स को निकालना है तो फिर लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल बोल लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कि भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ स्ट्रेट वायर कैसे होंगी बताओ। ये मेरे पास वायर है, और देखो भाई यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा, ऐसे अंदर की ओर, माना जब करंट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है, यहां बाहर की ओर, यहां पर सॉरी यहां अंदर की ओर, यहां बाहर की ओर, सामने ऐसे, पीछे ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूमेंगी और ऐसे पीछे से वापस आएंगी। ठीक है, और सिमिलरली यहां भी वैसे होगा, अगर दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे घूम के ऐसे वापस आएंगी, यू करके। तो दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अवर स्ट्रेट लॉन्ग वायर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक, इन दिस वे। क्लियर है इतनी बात। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, करो यार करो। ठीक है, समझदार हो आप लोग। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। दूसरा एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉयल एट द सेंटर, फिर एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो ये क्या रहेगा, हमारा कल का लेक्चर रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।